नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों में बसे एक पुराने हॉस्टल की एक डरावनी दास्तान सालों से लोगों की जुबान पर थी। सरकते भूत की दास्तान। कहा जाता है कि कभी यहाँ एक पहाड़ी मजदूर की सिर काटकर हत्या कर दी गई थी और तब से उसका बिना सिर वाला शरीर रातों को अपने कातिलों की और अपने कटे हुए सिर की तलाश में भटकता है। सालों बाद उसी हॉस्टल में रहने वाले दो जिगरी दोस्त आर्यन और राहुल इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानकर सच जानने निकल पड़ते हैं। लेकिन पहाड़ों की उस अंधेरी रात में उन्हें एहसास होता है कि कई कहानियां झूठ नहीं होती। कुछ सच्चाई इतनी डरावनी होती है कि इंसान उसे झेल नहीं पाता। अब कौन बचेगा? कौन बनेगा सरकटे का अगली शिकार? यही रहस्य छिपा है इस भयानक कहानी सरकटा पहाड़ों की रात का बदलाव में। उत्तराखंड के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक पुराना गवर्नमेंट बॉयज हॉस्टल था, नंदा पर्वत छात्रावास। यहाँ कॉलेज के कुछ छात्र रहते थे जो पास के इलाके में पढ़ाई करने आते थे। हॉस्टल के पीछे घना देवदार का जंगल था और उस जंगल के बीच एक वीरान रास्ता जाता था जिसे गांव वाले सरकटे का रास्ता कहते थे। कहा जाता था कि सालों पहले वहां एक लकड़हारा मारा गया था। उसका सिर किसी ने कुल्हाड़ी से काट दिया था और तब से उसकी बिना सिर वाली आत्मा उस इलाके में घूमती रहती है, अपने कातिल की तलाश में। गांव वाले कहते, जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता है वो सरकटे की हंसी सुनता है, फिर बस उसकी चीखें ही सुनाई देती हैं। दिसंबर की ठंडी रात हॉस्टल के कमरे में दो दोस्त रोहित और अजय बैठे गर्म चाय पी रहे थे। दोनों फाइनल ईयर में थे और बेहद एडवेंचरस मिजाज के। उसी वक्त उनके साथ के 3 और लड़के कमरे में आए, नील, सुमित और हर्ष। नील ने कहा, भाई सुना है ना, आज फिर किसी ने सरकटे को देखा है जंगल के रास्ते पर। क्या बकवास है ये? गांव वाले डराने के लिए कुछ भी बना देते हैं। अजय मुस्कुराया, तो चलो चलते हैं, आज ही पता लगाते हैं कि सच में कोई भूत है या नहीं। रोहित ने पहले तो मना किया, पर अंदर कहीं न कहीं उसकी भी जिज्ञासा बढ़ गई थी। रात के करीब 11:30 बजे सबने टॉर्च, मोबाइल कैमरा और एक रॉड लेकर निकलने की ठानी। जंगल की तरफ जाते हुए ठंडी हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। पेड़ों के बीच से हवा ऐसे निकल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सुमित ने कहा, भाई ये जगह तो दिन में भी डरावनी लगती है, रात में तो और भी। नील ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बन यार, सरकटे का बाप भी आए तो देख लेंगे। धीरे धीरे सब उस रास्ते तक पहुंच गए जिसे गांव वाले सरकटे का रास्ता कहते थे। चारों तरफ सिर्फ ठंडी हवा, झींगुरों की आवाज और बीच बीच में पत्तों की सरसराहट। अजय ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और बोला, चलो रिकॉर्ड करते हैं, अगर कुछ दिख गया तो कल कॉलेज में सबको दिखाएंगे। रास्ते के बीच एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड पड़ा था, उस पर खून के धब्बे जैसे निशान थे जो पुराने लग रहे थे। रोहित ने झुककर देखा, ये क्या है? किसी ने मजाक में रंग डाल दिया होगा शायद। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी तेज कि सबकी टॉर्च एक साथ बुझ गई। नील ने हंसने की कोशिश की, ओए अजय, तूने किया क्या? टॉर्च बंद कर दी क्या? अजय बोला, नहीं यार, सब अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सबने अपने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। पेड़ों की छाया में कुछ हलचल हुई, ऐसा लगा जैसे कोई पेड़ के पीछे से झांक रहा हो। अचानक दूर से एक भारी सी हंसी गूंजी। सिर, मेरा सिर कहाँ है? सुमित ने डरते हुए कहा, कौन है वहां? मजाक बंद करो। कोई जवाब नहीं आया।
सिर्फ सूखे पत्तों के नीचे धीरे धीरे बढ़ते कदमों की आवाज सुनाई दी, छप छप छप। अजय ने टॉर्च घुमाई और रोशनी दूर एक पुराने पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे खून से सनी कुल्हाड़ी पड़ी थी। नील झटके से बोला, चलो बस अब बहुत हुआ, वापस चलते हैं। पर तभी पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई, तेज, बहुत तेज। टॉर्च घुमाई गई और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने कोई आदमी था, बिना सिर का। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ और कंधों से ताजा खून टपक रहा था। वो डगमगाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे हर कदम पर जमीन कांप रही हो। अजय ने डर के मारे चिल्लाया, भागो। सब भागे, पेड़ों के बीच से गिरते पड़ते किसी तरह हॉस्टल की तरफ दौड़ने लगे। पर भागते भागते सुमित का पैर फिसल गया और वो नीचे ढलान में गिर गया। उसकी चीख गूंजी, अजय, बचा ले। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, सुमित के पास वो सरकटा भूत खड़ा था, उसके कंधे पर हाथ रखे। और अगली ही पल सुमित की गर्दन एक झटके में कटकर दूर लुढ़क गई। रोहित और अजय किसी तरह हॉस्टल पहुंचे, पसीने में तरबतर, कांपते हुए। नील और हर्ष कहीं दिखाई नहीं दिए। अजय की सांसें तेज थीं। मैंने देखा, उसका सिर नहीं था। रोहित की आवाज कांप रही थी, सुमित का सिर। वो तभी हॉस्टल के गेट के बाहर फिर वही हंसी सुनाई दी। एक सिर मिला। अजय और रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई और कमरे की खिड़की के बाहर किसी ने दीवार पर खून से लिखा था, मेरा सिर लौटा दो। हॉस्टल के भीतर उस रात किसी ने आंख नहीं झपकी। अजय और रोहित दोनों बिस्तर पर बैठे कांप रहे थे और बाहर हवा में जैसे किसी की कराहती आवाजें घुली हुई थीं। रात के करीब 2 बजे हॉस्टल की बिजली अचानक चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। रोहित ने धीरे से कहा, अजय, मुझे लग रहा है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अजय ने कांपते हुए जवाब दिया, तू कहना चाहता है वो सच में था? वो सरकटा। रोहित की आंखों में आंसू थे। मैंने सुमित का सिर गिरते देखा था। मैं मजाक नहीं कर रहा। तभी कमरे की खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया, पर हवा के साथ एक सड़ी हुई बदबू भी थी, जैसे किसी सड़े शव की। अजय ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और दोनों की नजरें खिड़की पर गईं। वहां कांच के पार कोई खड़ा था, बिना सिर का साया दीवार से टिककर खून टपकाते हुए धीरे धीरे पीछे हट गया। अजय ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया, पर तभी दरवाजे के बाहर से किसी के खुरदरे नाखूनों की खरोंचने की आवाजें आने लगीं। हररर, हररर, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रोहित ने कांपते हुए कहा, कहीं नील और हर्ष बाहर तो नहीं रह गए। अजय ने धीरे से कहा, हमें देखना होगा। दोनों ने साहस जुटाया, मोबाइल की फ्लैशलाइट उठाई और कमरे का दरवाजा खोला। कॉरिडोर में चारों तरफ अंधेरा था। दूर से किसी के धीमे कदमों की आवाज आ रही थी, जो धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। रोशनी घुमाई तो देखा, हर्ष दीवार के सहारे खड़ा था। उसका चेहरा पीला और आंखें फटी हुई। हर्ष, तू ठीक है? अजय ने दौड़कर पूछा। हर्ष की सांस टूट रही थी। वो नील को पकड़ लिया उसने। उसने सिर उठा लिया अपने हाथों में। इतना कहते ही हर्ष की गर्दन टेढ़ी हो गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अजय और रोहित ने अब बिना सोचे भागना शुरू किया। वो हॉस्टल से बाहर निकल गए और जंगल की तरफ उल्टी दिशा में दौड़ पड़े। बर्फ पर उनके कदमों के निशान पड़ते जा रहे थे और पीछे से किसी के तेज कदमों की आहट उनका पीछा कर रही थी। रोहित ने कहा, हमें गांव की तरफ जाना होगा, वहां मंदिर है। अजय ने सिर हिलाया, हाँ।
सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। दौड़ते दौड़ते दोनों एक पुराने शिव मंदिर के सामने पहुंचे, जो पहाड़ी के किनारे था। मंदिर के दरवाजे टूटे हुए थे, पर अंदर अब भी घंटियां लटकी थीं। दोनों अंदर भागे और नमः शिवाय का जाप करने लगे। पर तभी मंदिर के पीछे से ठंडी हवा चली और सारी घंटियां एक साथ बजने लगीं। दीवारों पर जलते दीपक अपने आप बुझ गए और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे पर वही सरकटा दिखाई दिया। खून से सना शरीर, कंधों पर सिर की जगह सिर्फ गहरा लाल घा। उसके हाथ में नील का सिर था, जो अब भी आंखें खोले था। सरकटा धीरे धीरे मंदिर के अंदर आया। उसकी भारी आवाज गूंजी, मेरा सिर कहाँ है, मेरा सिर। अजय कांपते हुए बोला, हमारा कोई दोष नहीं, हम बस देखने आए थे। सरकटा ठहर गया, फिर बोला, तुम इंसान सबका मजाक उड़ाते हो। जिसने मुझे मारा वो भी तुम्हारे जैसा ही था। अजय और रोहित दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, तुझे किसने मारा था? सरकटा कुछ कदम आगे आया। सालों पहले इसी हॉस्टल के वार्डन ने मेरे सिर को काट दिया था। मैं उस वक्त यहाँ का चौकीदार था। मैंने वार्डन को रंगे हाथों चोरी करते देखा था। उसने मुझे मारकर यहाँ दफना दिया, लेकिन मेरा सिर कहीं और फेंक दिया। सरकटा की आवाज और भारी होती गई। अब मैं अपने सिर की तलाश में हूँ। जिसने भी उस रास्ते पर कदम रखा, उसे मैं समझता हूँ कि वही मेरा कातिल है। अजय ने डरते हुए कहा, हम तेरी मदद करेंगे, बस हमें छोड़ दे। सरकटा एक पल के लिए रुका, फिर धीरे से हंसा। अब देर हो चुकी है। तुम्हारे सिरों की गंध मेरे अंदर उतर चुकी है। और अगली ही पल हवा में बर्फीली ठंड भर गई। दीपक अपने आप जल उठे और मंदिर की दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया, सिर लौटाओ, नहीं तो सिर गिराओ। रोहित ने देखा कि अजय के कंधे पर किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ ली है। वो चिल्लाया, अजय भाग। पर तब तक अजय का शरीर एक झटके में हवा में उठा और सरकटे ने अपनी उंगलियों से उसके कंधों को चीर दिया। खून हवा में उछला और अजय की गर्दन पर गहरा निशान बन गया। रोहित ने कांपते हुए भागना शुरू किया। पीछे मुड़कर देखा तो सरकटा अजय के शरीर को घसीट रहा था। उसकी भारी हंसी फिर गूंजी, अब एक बचा है। रोहित बर्फ के बीच दौड़ता रहा। सांस फूल गई थी, पैरों से खून बह रहा था, पर उसे पता था अगर वो रुका तो मर जाएगा। आखिरकार वो हॉस्टल की छत तक पहुंचा, जहां से नीचे गहरी खाई थी। नीचे अंधेरा और पीछे सरकटे की हंसी। कूद जा या मैं खुद ले जाऊं। रोहित ने आंखें बंद की और नमः शिवाय चिल्लाते हुए नीचे कूद गया। वो बेहोश होकर बर्फ में गिर पड़ा। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो गांव के पास था, जिंदा पर बदहवास। हॉस्टल का कोई और छात्र कभी नहीं मिला और उस रात के बाद से गांव के लोग कहते हैं, जब भी बर्फ गिरती है हॉस्टल की छत पर एक बिना सिर वाला साया दिखाई देता है। वो अब भी अपने सिर की तलाश में है। सुबह का उजाला धीरे धीरे पहाड़ों पर उतर आया था, लेकिन रोहित की आंखों के आगे अब भी रात के वो डरावने दृश्य घूम रहे थे। अजय का सिर कटना, सुमित की चीख और वो बिना सिर का शरीर जो अपने बदले की आग में जल रहा था। गांव के कुछ लोगों ने रोहित को बेहोशी की हालत में बर्फ में पड़ा देखा था। जब उसे होश आया तो उसने डॉक्टरों से नहीं बल्कि सीधे गांव के बुजुर्ग पुजारी भैरवनाथ से मिलने की जिद की। भैरवनाथ जी के बारे में रोहित को हॉस्टल के चौकीदार ने एक बार बताया था कि इस गांव में केवल पुजारी भैरवनाथ जी ही एकमात्र इंसान है जो उस सरकटे को रोक सकते हैं।
पुजारी ने उसकी हालत देखी, फटी आंखें, कांपते होंठ और पूरे शरीर पर खरोंचों के निशान। बेटा तू बच गया, पर उस जगह गया क्यों? रोहित ने सब कुछ बताया, हॉस्टल, जंगल का रास्ता, सरकटा और मंदिर में हुई वो रात। भैरवनाथ कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो आत्मा अब भी अधूरी है। उसका सिर जिस जगह फेंका गया था वहां से उसकी मुक्ति होगी। अगर तू सच में सब खत्म करना चाहता है तो आज रात तू मेरे साथ चल। शाम को सूरज पहाड़ों के पीछे डूबा तो अंधेरा फिर उतर आया। ठंडी हवा में फिर वही सिहरन थी, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से उनका पीछा किया हो। भैरवनाथ ने अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी, हाथ में त्रिशूल और पवित्र अग्नि लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रोहित भी पीछे पीछे था। जंगल वही था, मगर आज कुछ अलग था। हवा भारी थी, पेड़ों की छाया कांप रही थी और जमीन से हल्की भाप निकल रही थी। भैरवनाथ ने कहा, यहाँ कभी उस सरकटे का सिर दफनाया गया था। अगर वह आत्मा आए तो डरना मत, बस मंत्र दोहराते रहना, काल भैरवाय नमः। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, जमीन के नीचे से काली राख और गंधक की बदबू उठी। फिर मिट्टी में से कुछ चमका, एक खोपड़ी। पर खोपड़ी साधारण नहीं थी, उसके माथे पर गहरे कुल्हाड़ी के निशान थे। रोहित ने डरकर पीछे कदम लिया, यही है, यही उसका सिर। तभी पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चली और दूर कहीं से घंटी की टंकार गूंजी, टन टन टन। भैरवनाथ ने सिर उठाया, वो आ गया। पेड़ों के पीछे से वही सरकटा भूत निकलकर सामने आया। अब उसका शरीर और भी डरावना था, खून से सना और उसकी खाली गर्दन से धुआं निकल रहा था। उसकी भारी कराहती आवाज जंगल में गूंजी, मेरा सिर लौटा दो। भैरवनाथ ने मंत्र जाप शुरू किया, नमः चंडिकाय काल भैरवाय नमः। अग्नि की लपटें ऊंची हुई, पर सरकटा और तेजी से आगे बढ़ा। वो सीधे रोहित की तरफ लपका, उसके कंधों को पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी, पर ताकत से भरी हुई। रोहित चीखा, मैं तेरा सिर लौटा दूंगा, बस छोड़ दे मुझे। सरकटा रुक गया। उसकी गर्दन से आवाज आई, सालों से मैं इस सिर की तलाश में हूँ। मुझे मेरा सिर दे, मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे शांति दे, शांति दे। रोहित ने कांपते हुए खोपड़ी उठाई और सरकटे के शरीर के सामने रख दी। जैसे ही उसने खोपड़ी को अपने धड़ पर रखा, हवा में जोरदार कंपन हुआ। बर्फीले तूफान जैसी हवा चली, पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं और आसमान में लाल रोशनी फैल गई। भैरवनाथ ने जोर से मंत्र बोला, नमो भूतेशाय महाकालाय नमः। अग्नि की लपटें सरकटे को घेरने लगी। उसकी चीख जंगल में गूंजी, अब मैं मुक्त हूं, मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर राख बनकर उड़ गया। सिर्फ वो खोपड़ी रह गई, जो अब शांत थी, बिना किसी भय के। रोहित नींद पर गिर पड़ा, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। भैरवनाथ ने उसका कंधा थामते हुए कहा, तूने आज उस आत्मा को शांति दी बेटा, पर याद रख, कुछ पापों की छाया कभी पूरी तरह मिटती नहीं। 3 दिन बाद पुलिस और गांव वाले हॉस्टल पहुंचे। वहां जो मिला उसने सबको सन्न कर दिया। कमरे की दीवारों पर किसी ने खून से लिखा था, शांति मिल गई। और बिस्तर के पास पड़े अजय के मोबाइल में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में सिर्फ एक धुंधला साया दिख रहा था, जो बिना सिर के दरवाजे के पास खड़ा था, और पीछे से धीमी हंसी गूंज रही थी। अब कोई नहीं आएगा उस रास्ते पर। आज भी पहाड़ों में जब बर्फ गिरती है तो नंदा पर्वत छात्रावास के पास किसी को घंटियों की धीमी आवाज सुनाई देती है। कभी कभी कोई साया भी दिखता है, जो बस एक सिर अपने हाथ में लिए घूमता है।
और फिर बर्फ में गुम हो जाता है। कहते हैं सरकटा अब बदला नहीं लेता, वो अब पहरा देता है ताकि कोई और उसकी तरह मौत के उस खेल में न फंसे। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे नए सदस्य का जिन्होंने हमारी पिछली कहानी पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया दी थी। इनका भी एक YouTube चैनल है जिसका नाम है वॉइस ऑफ इमेजिनेशन, जो कि बहुत ही प्यारे वीडियोस डालते हैं। मैं इनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कृपया एक बार इनका चैनल भी जरूर देख ले। और मेरे सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ जो अपना कीमती समय निकालकर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। ओम नमः शिवाय।